दोस्तों तो हमने अर्ध स्वर तक देखे थे, उसके बाद उष्मे म्हणजे ज्या जिस स्वरों को उच्चार करते टाइम में जबान का क्या होता है, एक्सर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मे या फिर घर्षक। यानी कि जिस लफ्ज़ों को हम बोलते हैं तो उस टाइम में ऐसा लगता है भाई एक एनर्जी क्रिएट हुई है, एक उष्णता। अगर ना भी हो तो हमें यहाँ समझना है, किसी भी जिस लफ्ज़ों को बोलते वक्त जब हमारी ज़बान घसने लगती है या फिर एक्सर्शन होता है उसका, तो उसे बोलते हैं उष्मे। उष्मे का मतलब होता है उष्णता निर्माण होना, एनर्जी तैयार होना, एनर्जी बनना। अब देखिए सर्दी के टाइम में हम श ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब ये श है, ऊर्जा निर्माण हो रही है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही, तो यह है श स, ये उष्मे घर्षक। या जबान जब घसती है हमारी ये लफ्ज़ों को बोलते टाइम में, इसलिए इसको उष्मे घर्षक बोलते हैं। मराठी में कितने उष्मे हैं, श स, 3 है। उसके बाद है महाप्राण, जिन हुरूफों का, जिन लफ्ज़ों का, जिन वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अपने लंग्स से यानी अपने फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए उसको अपन बोलते हैं महाप्राण वर्ण। मराठी में ह है, जब हम ह बोलेंगे तो अपनी पेट में की हवा बाहर निकलेंगी। ह बोलते टाइम में आप खुद बोल के देखिए, ह तो ह बोलते हैं ना, तो पेट में की हवा यानी हमारे फेफड़ों की हवा बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसे महाप्राण वर्ण बोलते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र वर्ण। स्वतंत्र वर्ण को हम ड़ बोलते हैं, ड़। बाढ़ में ड़ है ना, देखे ना आपने, बाढ़ में ड़ आता। अब कुछ ऐसे वर्ण भी आए हुए हैं जिसका उगम यानी जो मराठी में किस तरीके से आई है ये आप बता नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो दूसरी लैंग्वेज से मराठी में आए हुए, तो इसीलिए इस वर्णों को हम द्रविडियन वर्ण भी बोलते हैं। द्रविडियन यानी कि वे दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से जो निर्माण हुआ है, समझ रहे कि नहीं। हमारे मराठी में हम कन्नड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे अनदर जो लैंग्वेज है, गुजराती कुछ लफ्ज़ लिए हमने, कानड़ी के कन्नड़ के कुछ लफ्ज़ लिए, कुछ उर्दू के लिए, कुछ अरबी के लिए कुछ हिंदी के लफ्ज़ भी लिए, और कुछ इंग्लिश के वर्ड भी हम बोलते हैं। ये सारे लैंग्वेजेस के आपस में हुए कॉम्बिनेशन से कुछ अल्फ़ाबेट उस लैंग्वेज के इसमें आ गए। उस तरीके से द्रविडियन ये दक्षिण भारत में बोलने वाला वर्ड है, इसलिए इसे मराठी में भी बोला जाता, यानी कि आ गया, वो चलन में आ गया, इसलिए इसको द्रविडियन वर्ण यानी स्वतंत्र। इस पर भी सवाल बनाए पढ़ो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज वर्णमालिका के बारे में पूरी जानकारी ली है, जिस वर्णमालिका में यानी कि मराठी के वर्ण में कितने हुरूफ होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ण कितने होते हैं, 52। यानी मराठी में कितनी आवाज़ें हैं, 52 है। अब इन 52 वर्णों के 2 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कितने स्वर होते हैं 52 में से, 14 स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 34 होते हैं। 14 स्वरों के यानी 14 वॉवेल के 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर की जिसको बोलने में कम वक्त लगता है, कम वक्त में बोले जाते हैं, उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। आपको मालूम है 14 स्वरों में से जिन स्वरों को बोलने में कम वक्त लगता है वो कौन कौन से हैं, 5 है ह्रस्व स्वर, अ ई उ रू लू। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा वक्त लगता है, मैक्सिमम टाइम हमारा कंज्यूम होता है, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। वो कौन थे, आ ई उ, बड़ा ई बड़ा उ। उसके बाद संयुक्त स्वर, 2 स्वरों के 2 वॉवेल्स के कॉम्बिनेशन से जो स्वर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। मैंने पहले ही समझाया था कि 2 स्वर एक साथ आकर, फिर वो चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो, ये अदर स्वर 2 स्वरों के मिलन से जब एक स्वर बनेगा उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। फॉर एग्जाम्पल ए आई ओ औ। अब ए कैसा बना हुआ है, अ अधिक ई बरोबर है। देखिए अ और ई के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ए बना हुआ है। या फिर अगर आई देखना है तो आई कैसा बना है, आ प्लस ई, या फिर अ प्लस ए बराबर आई बना हुआ है। उसके बाद ओ अगर देखना है तो अ अधिक उ से हमारा ओ बना है, अ अधिक उ। देखिए अ के और उ के कॉम्बिनेशन से हमारा ओ बना है। मेरा मकसद एक ही है कि बस संयुक्त स्वर यानी जॉइंट वॉवेल, 2 स्वरों से बनने वाला एक स्वर, इसीलिए हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। आपको सीधा सीधा यही सवाल पूछेंगे कि भाई ये कैसे है, क्यों है, वो नहीं पूछेंगे। सीधा बोलेंगे कि संयुक्त स्वर बताओ कौन से है, तो आपको सीधा बोलना है ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। आपको पूछेंगे ह्रस्व स्वर कौन थे, आपको बोलना है अ ई उ रू लू। आपको पूछेंगे भाई दीर्घ स्वर कौन थे, तो आपको बोलना है आ ई उ। आपको पूछेंगे भाई अंग्रेजी स्वर कौन थे, अंग्रेजी का इस्तेमाल करते करते मराठी में आए हुए ऐसे अंग्रेजी स्वर कौन थे, तो आपको बोलना है ए औ, खत्म काम। उसके बाद अगर आप व्यंजन की तरफ आए, स्वरादि की तरफ जाएंगे, स्वरादि कितने मराठी में, 2 है। इस पर बहुत सारे सवाल आ चुके हैं एग्जाम्स में। उन्होंने पूछे कि भाई नीचे दिए गए वर्ण में से खाली दिलेल्या वर्णांपैकी स्वरादि कोणते हैं, तो आपको लिखना है अम आणि हा। अ के ऊपर एक नुक्ता यानी आप उसको बोलते हैं बिंदु या फिर अनुस्वार, और या फिर अ के बाजू में 2 नुक्ते, अ के बाजू में 2 नुक्ते यानी अम आणि आहा। अम और आहा ये जो है ये स्वरादि है, क्योंकि इनके पहले स्वर होता है। जैसे कि ये
नुक्ते के पहले स्वर है अ, या फिर ये दो नुक्तों के पहले एक स्वर है, नुक्ते मतलब बिंदु, इनके पहले दो स्वर है, मतलब अनुस्वार के पहले अ नाम का स्वर आणि विसर्ग के पहले अ नाम का स्वर, इसलिए अम आणि आहा ये दो मराठी के स्वरादि है। ये ना स्वर है ये ना व्यंजन है, ये डायरेक्ट स्वरादि है। देखिए याद रखिए बरा, मैं स्वर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा स्वरादि। उसके बाद है व्यंजन। अब मराठी में कितने व्यंजन है? मराठी में 34 व्यंजन है। कितने हैं? 34 व्यंजन है। इस पे भी सवाल बना है। अब व्यंजनों को भी क्लासिफिकेशन इस तरीके से 5 टाइप्स में किया गया है। स्पर्श व्यंजन आप देखते हैं ना, क ख ग पढ़ते हैं आप, तो इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं इसको? कॉन्टैक्ट कंसोनेंट क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि मुंह के अंदर जबान जो है, जबान जब मुंह के अदर हिस्सों से क्या करती है? टच करती है, तब जो वर्ण बोले जाते हैं, जब आवाज़ें निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन है। ऐसे कितनी आवाज़ें हैं? 25 आवाज़ें हैं। देखिए अब आप बोलेंगे 25 याद कैसे रखना भाई? तो आपको सिर्फ पहले एक ग्रुप बना देना है 5-5 का। क का एक ग्रुप बनाना है, उसके बाद च का ग्रुप, उसके बाद ट का ग्रुप, उसके बाद त का ग्रुप। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क ख ग घ क का ग्रुप बनाया, डायरेक्ट पहाड़ी के जैसे याद कर लो। क के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? क ख ग, ये 5 मेंबर है उसके फैमिली के। उसके बाद च की फैमिली के मेंबर कौन थे? च छ ज त्र। उसके बाद ट की फैमिली के मेंबर कौन थे? ट ठ ड ढ न। उसके बाद त की फैमिली के मेंबर कौन है? त थ द ध न। बस एक धागा खींचना है आपको, और उस धागे में कौन कौन से मनिया है या फिर कौन कौन से मोती है जड़े हुए, उसे याद कर लेना है। बस पहला अगर मेंबर आपको याद हो गया तो उसके फैमिली के मेंबर पहाड़ी की जैसे याद हो जाते। क ख ग घ क निकाले क ख ग घ, च निकाले च छ ज त्र, ट निकाले ट ठ ड ढ न, त निकाले त थ द ध न, प निकाले प फ ब म म। और उसके बाद ये हो गए 25। देखिए 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 स्पर्श व्यंजन खत्म हुए। उसके बाद अर्धस्वर अगले व्यंजन। अरे भाई 34 में से 25 निकाले, बचे कितने? 9 बचे ना। अब वो 9 देखना है ना हमें। अर्धस्वर, अर्धस्वर मैंने पहले बताया, अर्धस्वर कैसे बनते हैं? आधे स्वरों से बने हुए हैं, इसलिए हम इसे अर्धस्वर बोलते हैं। जैसे कि य जो है, ये य है, ये कैसे बना हुआ है? ई से और अ के कॉम्बिनेशन से, इसलिए य बोलते हैं। रू से बना हुआ है, ये र कैसे बना है? रू नाम के स्वर से। ल कैसे बना है? लू नाम के स्वर से। और व कैसे बना हुआ है? ऊ नाम के स्वर से। मतलब ई और अ से य बना। इधर आप कुछ भी ले सकते हैं। ई से बना य, रू से बना र, रू स्वर से बना ल, और ऊ स्वर से बना व। यानी कि ये जो व्यंजन है ये स्वरों से बने हुए, स्वरों की मदद लेके, इसलिए हम इसे अर्धस्वर बोलते हैं। इस पे भी सवाल बना, ये खाली दिलेल्या वर्णांपैकी अर्धस्वर कौन थे? याद रख लेना है। कितने हैं? य र ल व, 4 अर्धस्वर है। उसके बाद उष्मे। अब उष्मे के बारे में मैंने पहले ही थ्योरी आपको समझाया है कि उष्मे किसे कहेंगे हम? जिन वर्णों का उच्चार करते समय जबान घसने लगे, यानी उसका एक्सर्शन हो, बराबर है कि नहीं, या फिर एक प्रकार की एनर्जी सिक्रेट हो, उष्णता निकले, उसे उष्मे बोलते हैं। कितने हैं? 3 ही तो है। श श स। देखिए ठंडी के वक्त हम ऐसा करते हैं ना, तो इसलिए श, फिर दूसरा श, षटकोण का श, और उसके बाद स भी आता है, श श श स ऐसा आता है। तो श श स इसे बोलते हैं उष्मे घर्षक, जबान के घर्षण से उत्पन्न होने वाले। और महाप्राण, महाप्राण मतलब ह। देखिए ह जब बोलेंगे महाप्राण, ऐसा लगता प्राण, यानी हमारा जो जान है मुंह में आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये ह बोलते टाइम में हवा बाहर निकलती, कहाँ से? हमारे लंग्स से। कहाँ से? हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलती है। आई बात समझ में? फेफड़ों से जब हवा बाहर निकले तो उसे कहेंगे महाप्राण वर्ण। पेट से नहीं बोलना चाहता मैं, हमारे फेफड़ों से। पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया है समझाने के लिए, लेकिन हमारे फेफड़ों से जब हवा बाहर निकले और जो प्रोनाउंसिएशन हो जिस वर्ण का, उसे कहेंगे हम महाप्राण। ह के टाइम में हवा निकलती है फेफड़ों से, इसलिए हम इसे महाप्राण वर्ण बोलते हैं। और आखिरी है स्वतंत्र वर्ण। स्वतंत्र दूसरे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन, प्रभाव पड़कर मराठी में उसका एक हुरूफ हमारे लैंग्वेज में क्या हो गया? प्रचलन में आ गया, चलन में आ गया, इसलिए उसे हम ड़ बोलते हैं। स्वतंत्र वर्ण। ड़ है स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब इसका उगम उत्पन्न कहाँ से हुआ पता नहीं है, इसके पीछे का रिसोर्स क्या है पता नहीं, इसलिए ड़ को स्वतंत्र वर्ण बोलते हैं। इस पे भी सवाल बना कि खाली पे कि स्वतंत्र वर्ण कौन था, इस तरह। और ये स्वतंत्र वर्ण को आप द्रविडियन वर्ण भी बोलते हैं, याद रखिए। तो दोस्तों ऐसी मुख्तलिफ थ्योरी है इन सारे 52 वर्णों की, ये हमें याद करना है, बार बार इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखना है। इस पर अब मैं कुछ सवाल आपको बना के दूंगा, इस सवालों के जवाब आपको रटना है, याद करना है। रटना इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं भी समझ में आया तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस पर कम से कम मिनिमम 2 सवाल पूछ सकते हो पेपर में। तो दोस्तों अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बैंक आपको देने वाला हूँ, जिसे आपको रीड करना है, याद करना है।